नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैं पंकज तिवारी। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं बहुत जल्द अगला पाठ लेकर के आऊंगा, तो अब वो समय आ गया है द्वादश पाठ पढ़ने का। और द्वादश पाठ जो हमारा है वीर कुंवर सिंह। ध्यान रखिएगा, वीर कुंवर सिंह का यह द्वादश पाठ हमारा 12 नंबर का पाठ होगा और इसका प्रथम भाग हम पढ़ने वाले हैं। आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि कक्षा 9वीं संस्कृत बिहार बोर्ड वीर कुंवर सिंह द्वादशा पाठा अनुवाद भाग 1, मतलब अनुवाद भाग 1 से हम लोग पढ़ेंगे। तो वीर कुंवर सिंह की वीर घटनाओं के बारे में, इन्होंने कैसे वीरता के साथ हमारे भारत में अपनी वीर योद्धा का परचम लहराया, तो आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखें, सबसे पहले नित्य प्रति उसी प्रकार से हम पाठ का परिचय पढ़ेंगे जैसे सभी पाठों में हमने पाठ का परिचय पढ़ा। पाठ के परिचय में क्या बतलाया जाता है पाठ के बारे में? देखिए, परिचय का मतलब ही होता है इंट्रोडक्शन। अर्थात जब हम आपसे पूछते हैं कि अपना नाम बतलाइए, तो आप नाम बताएंगे, अपने पिता का नाम बतलाएंगे, अपना फुल परिचय देंगे। ठीक है ना? तो याद रखना, पूरे पाठ का परिचय हमारे पाठ परिचय में होता है और उसी पर हम आज चर्चा करेंगे। ध्यान रखें, 1857 ईस्वी के, देखें 1857 लिखा हुआ है, 1857 की जो हमारी क्रांति थी, और ऐसा इतिहास में मतलब कहा जाता है कि 1857 की क्रांति से ही ये हम लोगों को एहसास हो गया था कि अब हमारा देश क्या हो जाएगा, स्वतंत्र हो जाएगा। अब भारत देश में स्वतंत्रता का परचम लहरा जाएगा, क्योंकि 1857 की क्रांति में लोहे के चनों को चबाना पड़ा था अंग्रेजों को। ध्यान रखिएगा, तो 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेजों के विरुद्ध काला अग्रदूत जगदीशपुर, काला अग्रदूत, ध्यान रखिए, काला अग्रदूत का मतलब उनका कहना यही है कि मतलब जो यहां पर अंग्रेजों के विरुद्ध में खड़ा हुआ, पहले कोई नहीं खड़ा होता, बहुत डरते थे अंग्रेजों से, बहुत हमारे भारतीय बहुत डर रहे थे, इसलिए हमारा देश गुलाम रहा। देखिए, और ये भय का कारण है। लेकिन जब कई वीर योद्धाओं ने इसमें भूमिका निभाई और बोले कि अगर हम ऐसे डरते रहेंगे तो कभी भी हम अपनी स्वाधीनता नहीं पा सकते। इसीलिए क्या है, काला अग्रदूत जगदीशपुर, अर्थात जो भोजपुर के सामंत, भोजपुर के सामंत थे कौन? जगदीशपुर। ये सामंत वीर कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। वीर कुंवर सिंह का नाम गर्व से लिया जाता है। गर्व का मतलब फक्र होता है, देश के वासियों को फक्र होता है, हमारे इतिहास को, कि कोई वीर कुंवर सिंह थे। वे अपनी वीरता, साहस एवं पराक्रम के लिए प्रसिद्ध हैं। इन्होंने अपना जीवन देश की आजादी के लिए मातृभूमि को बलिवेदी पर अर्पित कर दिया। प्रस्तुत पाठ में इस महान योद्धा एवं देशभक्त कुंवर सिंह का संक्षिप्त जीवन वर्णित है। इस पाठ में कुंवर वीर सिंह का संक्षिप्त जीवन परिचय बतलाया गया है, अर्थात छोटे रूप में यहां पर बतलाया गया है। 1857 जो लिखा हुआ है, इसको हम जब बोलेंगे तो देखिए क्या है, संस्कृत में जब बोलेंगे तो पंच सप्तति, क्या लिखा है? सप्त पंचाशत जो लिखा हुआ है ना, सप्त पंचाशत अष्टशतम अधिकम एक सहस्त्रम, ऐसे बोलेंगे, अर्थात 1000 से 857 अधिक। इस ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, जो स्वाधीनता संग्राम हुआ, स्वतंत्र जो हमारी 1857 की क्रांति हुई, उसमें अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े होकर के अग्रदूत के रूप में जगदीशपुर भोजपुर के सामंत थे। भोजपुर के सामंत थे। एक ये हमारा भोजपुर वहां का बिहार का एक क्या है क्षेत्र है, और वहां के वीर कुंवर सिंह का नाम बहुत गर्व से लिया जाता है। ध्यान रख लेना, और आप लोग इनके बारे में जानते भी होंगे, क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा तो जानते ही होंगे। ध्यान रखिएगा, आप वहां के निवासी हैं। ठीक, अपनी वीरता और साहस के पराक्रम के लिए प्रसिद्ध, इन्होंने प्रसिद्धि पाई और अपने इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराया। अब यहां से चलते हैं हम लोग पाठ के सार से। पाठ का सार क्या है? पाठ का सार का मतलब होता है मूल आवश्यक, जो पूरे पाठ में होता है, उसका निचोड़, रस जिसे बोलते हैं, वही है पाठ का सार। देखें जरा, यहां पर दिया हुआ है, भारतस्य प्रथमे स्वतंत्रता संग्रामे नेत्री रूपेण वीर कुंवर सिंह वृद्धोपि वीरतया भागम गृहीतवान धूर्ता वैदेशिक कास्तेन पराजिता तस्य वीरस्य चरित्रमयम पाठम वर्णयति। ठीक, आप भी थोड़ा सा पाठ को पढ़ लिया करेंगे। पाठ को अगर पढ़ लेते हैं आप तो
थोड़ा सा पढ़ने से कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक आत्मविश्वास आता है कि अब मैं पाठ को पढ़ लिया हूं, मैंने बड़े से बड़े कठिन से कठिन शब्दों को पढ़ लिया है, अब मुझसे इसकी संधि विच्छेद भी करते बन जाएगी, मुझसे यह भी पता चल जाएगा मुझे कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सी क्रिया है और इसका अर्थ क्या होने वाला है। ठीक, धीरे धीरे ही सही लेकिन पता जरूर चल जाता है। अगर शुद्ध पढ़ना आता है तो आपका आत्मविश्वास बहुत प्रबल हो जाता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, चलिए यहां पर बात करते हैं भारतस्य प्रथमे। भारतस्य में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में नेत्री रूपेण अर्थात नेतृत्व करने वाले नेत्र रूप से वीर कुंवर सिंह वृद्धोपि माने बुढ़ापे में, वृद्ध अवस्था में भी वीरतया माने वीरता से भाग उन्होंने लिया। स्वतंत्रता संग्राम में बुढ़ापे में मतलब वृद्ध होते हुए भी उन्होंने वीरता पूर्वक क्या लिया, भाग लिया स्वतंत्रता संग्राम में। और धूर्त वैदेशिकास्तेन, धूर्त वैदेशिकास्तेन का मतलब होता है जो अंग्रेज आए थे, विदेशी आए थे, वो धूर्त छल उनसे क्या है पराजित, उनको पराजित करके तस्य वीरस्य चरित्रमयम, और उनको पराजित करके अपनी वीरता का चरित्र इन्होंने क्या है इस पाठ में वर्णित किया है, अर्थात इस पाठ में उनकी वीरता के बारे में बताया गया है। यहां पर देखेंगे, आप देखें यहां देखो इसका अर्थ दिया है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने वृद्ध होते हुए भी नेता के रूप में वीरता पूर्वक भाग लिया। धूर्त विदेशी उनके द्वारा पराजित हुए और यह पाठ वीर के चरित्र का वर्णन करता है, उस वीर के चरित्र का वर्णन करता है। अब यहां पर थोड़ा सा आप ये देखेंगे कि इसमें हमारी कौन सी विभक्ति लगी है, किस कारण से ये अर्थ हमारा स्पष्ट हुआ है। देखें भारतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। कौन सी लगी हुई है बेटा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है और षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगने का कारण यही है कि जो इसका चिन्ह ये निकला है ना कि, ये के हमारी षष्ठी विभक्ति के चिन्ह है, कारक चिन्ह का, के और की। ठीक, ये हमारे कारक चिन्ह है और इसी की षष्ठी का एक वचन यहां पर रूप लगा है। तो यहां पर भारत के, भारत हमारा एक है इसीलिए भारत में यहां षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है। अब उन्होंने कहा प्रथमे, प्रथमे में सप्तमी विभक्ति। ठीक, प्रथम और स्वतंत्रता संग्रामे, दोनों को देखो तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, संग्राम कैसा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, तो ये हमारा विशेषण हो गया, ये हमारा विशेष्य हो गया है। तो इसका दोनों का अर्थ एक साथ लेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन लग जाएगी। क्या लग जाएगी बेटा? यहां सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सप्तमी एक वचन कह दीजिए, एक वचन, सप्तमी विभक्ति एक वचन यहां पर लगा हुआ है और इसका अर्थ निकलेगा हमारा क्या? मैं या पर। ये दो चिन्ह होते हैं हमारे कारक के, सप्तमी विभक्ति के। तो यहां पर चिन्ह अर्थ निकलेगा हमारा कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, यहां तक का अर्थ हो गया। मैं आ गया ना। चलिए अब बात करते हैं आगे। आगे उन्होंने दिया नेत्री रूपेण वीर कुंवर सिंह, नेत्री रूपेण में तृतीय विभक्ति लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? और वीर कुंवर सिंह, वीर कुंवर सिंह में प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। तो उन्होंने कहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में वीर कुंवर सिंह ने नेता के रूप में, और यहां पर देखें नेता के रूप में रूप लगा, देखा यहां देखो, नेत्री माने नेता, नेत्री मतलब जैसे हम कह सकते हैं किसी चीज का भार अपने ऊपर ले लेना, किसी चीज का भार मतलब आगे हो जाना, वो कहलाता है नेत्री, नेतृत्व करने वाला। ठीक है ना, एक टीम का लीडर जिसे हम बोलते हैं। तो नेता के रूप में वीर कुंवर सिंह ने क्या हुआ? वृद्ध होते हुए भी, वीर कुंवर सिंह ने वृद्ध होते हुए भी नेता के रूप में वीरता पूर्वक भाग लिया। ये लिखा पूरा देखें तो यहां पर तृतीया का एक वचन और यहां प्रथमा का एक वचन। वृद्धोपि, वृद्धा धन अपि, यहां बनेगा क्या? वृद्धा प्लस अपि। ठीक, यहां पर विसर्ग संधि हो जाएगी, विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि का योग होगा और विसर्ग संधि के आधार पर यहां ओ हो जाएगा। तो वृद्धो और आ आएगा तो आ अवग्रह के रूप में यहां पर लग जाएगा और रूप बनेगा हमारा वृद्धोपि, मतलब वृद्ध होते हुए भी, क्या होते हुए? वृद्ध होते हुए भी वीरतया, वीरता पूर्वक। ठीक है ना, वीरता पूर्वक, वीरतया में क्या लगा हुआ? वीरता के रूप चलेंगे रमा के समान, तो तृतीय विभक्ति लगी हुई है।
वीरता, वीरता, वीरताम, वीरता, वीरताम, वीरतया, वीरतया। देखें जरा, लिखा हुआ है ना वीरता, वीरताम, वीरतया, तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया। अब चतुर्थी के आगे मैं लिए नहीं जा रहा हूं, जैसे रमा, रमाम, रमया, रमायई, वीरता, वीरताम, वीरतया, वीरतायई, फिर ऐसे बनते जाएंगे। तो वीरतया बना हुआ है तो तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। भागम मन भाग, गृहीत बान मन लिया, उसमें भाग लिया। अब गृहीत बान में यहां पर देखिए कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सानच प्रत्यय, ठीक, गृहीत बान। तबत, यहां कितवतु प्रत्यय में तबत, गृहीत तबत, तो वत का वान हो जाएगा, तो यहां तब कितवतु प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। कितवतु निष्ठा से यहां पर निष्ठा संज्ञा हो जाएगी, तबत प्रत्यय, तबत कितवतु लग जाएगा प्रत्यय और बन जाएगा गृहीत बान। फिर लिखा है धूर्ता, प्रथमा का बहुवचन। क्या है, प्रथमा का बहुवचन, मतलब धूर्त विदेशी। एक विदेशी नहीं था, बहुत सारे विदेशी थे, इसलिए यहां पर धूर्ता प्रथमा का बहुवचन लगा हुआ है। वेदिसिक, वेदी लिखा हुआ है वेदेशिकास्तेनो, तो विदेशिक जितने थे विदेशिक और कस्तेन तृतीय विभक्ति का एक वचन लगा हुआ, विदेशी उनके द्वारा पराजित हुए, विदेशी उनके द्वारा। अब के द्वारा का चिन्ह आया है तो यहां पर तृतीय विभक्ति का एक वचन होगा, क्योंकि तृतीय का कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, से या के द्वारा दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पर उन्होंने कहा विदेशी उनके द्वारा क्या हो गए, पराजिता, पराजित हो गए, तो ये प्रथमा का बहुवचनांत पद लगा हुआ है। तस्य, तस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, सह तम तेन तस्मै तस्मात् तस्य लगा हुआ है, तो तस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। और वीरस्य, देखिए यह पाठ उस वीर के चरित्रमयम, ठीक है ना, वीर के चरित्र का वर्णन, चरित्रमयम, षष्ठी विभक्ति वीरस्य में लगी हुई है और चरित्रमयम में मयट प्रत्यय लगा हुआ है। चरित्र का वर्णन, पाठम वर्णयति, पाठ में वर्णित किया गया है, तो वर्णयति लगा हुआ है, वर्णयति, वर्णयतः, वर्णयन्ति। तो यहां पर देखिए वर्णन करना मतलब वर्णयति, तो यहां पर आपका लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन कर्मवाच्य की क्रिया मानी जाएगी। ध्यान रखना, यहां वर्णन किया गया है और किसका वर्णन किया गया है, वीरता का वर्णन यहां पर किया गया है। आगे देखें, ये हमारा पहले नंबर का पैराग्राफ आया है पाठ में। अब इस पाठ से हम क्या है, अब आगे का पाठ शुरू करते हैं। अभी तो हमने केवल सार और पाठ का परिचय देखा है, अब हम क्या करेंगे, इसके पाठ पर चलते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ हमारा क्या कहता है कि शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वयो रूपः वीर कुंवर सिंह देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे अस्य जन्म अभवत्। जनकोऽस्य साहेब जादः सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुषः, देवी भक्तः कुंवर सिंह आखेट कुशलः आसीत्। आप देखिए धीरे धीरे ही पढ़ा करिए, जब किसी पाठ को पढ़ना होता है बहुत धीरे पढ़ना होता है। किससे, क्योंकि ये पता चल जाता है कि इसमें अशुद्धियां कहाँ होने वाली हैं। देखिए मैं आपको सीधे सीधे इसको पढ़ने के दो तरीके होते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि जल्दी जल्दी पढ़ करके मतलब आप अपने योग्यता स्पष्ट कर रहे हैं ना। गाड़ी तेज चलाने से ये मतलब नहीं होता है कि आप क्या है बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी आप तेज चलाओगे रिस्क आपका रहेगा, ध्यान रख लेना इस बात का। इसीलिए गाड़ी को बहुत तेज मत, जो सीमित है उस पर चलिए। जैसे मैंने यहां से पढ़ा, शौर्यस्य पराक्रमस्य धैर्यस्य च समन्वयो रूपः वीर कुमार सिंह देशस्य स्वतंत्रार्थम आंदोलनस्य अनुपमः सेनानी आसीत्। बिहार राज्यस्य भोजपुर मंडलस्य जगदीशपुर ग्रामे अस्य जन्माभवत्। जनको अस्य साहेब जादः सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुषा, देवी भक्ता कुंवर सिंह आखेट कुशला आसीत्। आपको कुछ समझ में आया भाई साहब? ना आया होगा, क्यों आएगा? इसीलिए अध्ययन और अध्यापन दोनों की एक प्रक्रिया होती है। हमें कैसे सीखना है और हमें कैसे सिखाना है, इस बात का ध्यान रख लेना। तो आपको भी जो द्रुत गति में नहीं पढ़ना है, आपको मध्य गति में पढ़ना है शुरुआत में, फिर आप द्रुत गति में आप ले सकते हैं। जब आपको अध्ययन हो जाए, आप पढ़ लें, आपको लर्न हो जाए, याद हो जाए, आप फिर उसका रिवीजन कितनी भी तेज करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रख लेना। लेकिन शुरुआत से आप हवा में उड़ेंगे तो निश्चय ही नीचे गिरेंगे
होता है, कहते हैं ऐसा, कई लोग कहते हैं, बोले जब तक गाड़ी से गिर ना जाओ तब तक बनती ही नहीं है गाड़ी। ऐसा आपके साथ हुआ क्या? मेरे साथ तो देखो हुआ, क्योंकि जब गाड़ी शुरुआत में सीखी जाती है तो एक दो बार तो क्या है, धूल चाटनी ही पड़ती है, होता है ना। एक दो बार गाड़ी गिरती है, कहीं हमारे पैरों में लगता है, हाथों में लगता है, भगवान ना करे ऐसा किसी को हो, लेकिन ऐसा ही होता है। जब तक हमें ठोकर नहीं लगती है तब तक हम संभलते नहीं हैं। इस बात का यही सबूत है। परिश्रम करने से बार बार अगर असफलता मिल रही है, मतलब ये समझ लेना कि आपको कोई ऊंची पदवी मिलने वाली है, क्योंकि बिना मेहनत के तो कायरों को मिलता है, मेहनत का फल तो ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो वास्तविकता में परिश्रम करता है, और उसका फल उसको जीवन पर्यंत मिलता है। और जो आकस्मिक किसी को मिलता है वो क्षण मात्र के लिए होता है, ध्यान रखना। तो यहां पर वीर कुंवर सिंह की बात कर रहे हैं हम। वीर कुंवर सिंह ने हमारी मातृभूमि के लिए क्या क्या नहीं किया और कहां के थे, कैसे थे, आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। इन्होंने लिखा है शौर्यस्य, मतलब जो अपनी शौर्यता को दर्शाने वाले थे, शौर्यशाली, जिनका अंदर, जिनके शौर्य के यश और गान को आज हम लोग पढ़ रहे हैं भी नहीं है, फिर भी उनकी क्या है, यश गान को पढ़ रहे हैं और उनकी वीरता की हम क्या कर रहे हैं, सराहना कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ है पराक्रमश, मतलब पराक्रमशाली भी थे, मतलब ये स्पष्ट है कि उनके सामने अगर 10, 20, 50 अंग्रेज भी होते हुए होंगे तो भी वह क्या है, पीछे नहीं झुकते होंगे, लड़ जाते होंगे। भले ही अपने पास ज्यादा हथियार नहीं थे, अंग्रेज यहाँ पर बंदूक आदि अस्त्र शस्त्र लेकर के आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने यहाँ की बर्छी, कटार और हथौड़ा और यहाँ की सूली आदि जो थे वही हमारे यहाँ के क्या थे, बहुत प्रमुख थे। और वीर कुंवर सिंह ने वही, जैसे महाराणा प्रताप देखो भाला लेकर के चलते थे, तीरंदाजी अपने यहाँ की बहुत ही कुशल थी। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि उनका शौर्य और पराक्रम धैर्यस्य च समन्वयो रूपा, उनका जो रूप था, जो उनका स्वरूप था, जो उनके अंदर के हाव भाव विचार थे, वो कैसे थे, वो शौर्यशाली थे, पराक्रमी थे और धैर्यवान थे। बहुत जल्दी क्रोध में नहीं आते थे, सब्र रखते थे। जैसे आज हम लोगों के अंदर धैर्य नहीं है। एक बार अगर हम कहीं असफल हो जाते हैं तो हम अपनी जिंदगी से ये मान लेते हैं कि हम लोग हार गए हैं, लेकिन नहीं, यहां पर क्या था, यहां पर व्यक्ति कितना भी दुश्मन आकर के कुछ कर जाए, लेकिन ये समय की प्रतीक्षा करते थे। इसीलिए तो वीर योद्धाओं को आज हम क्या करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी यश का गान करते हैं, क्योंकि धैर्यवान होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। धैर्यवान का मतलब क्या होता है, सब्र रखो सब्र का फल, कहते हैं ना, हमारे घर में भी कहते हैं सब्र रखो सब्र का फल बहुत मीठा होता है। और मीठे का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा गुड़ और चीनी से, अरे उसका परिणाम अच्छा होता है। और यही हमारे वीर कुंवर सिंह में कूट कूट करके भरा था। शौर्यशाली थे, पराक्रमी थे और धैर्यवान थे, सब कुछ होते हुए भी पराक्रमी थे। होता तो वो तो जाके लड़ जाते, लेकिन हाँ, समय की प्रतीक्षा करते रहे और समय पर ही वार करना चाहिए। याद रखिएगा, जब आप धीरे धीरे पढ़ते रहो, समय आए परीक्षा का तो उस समय मत चूको और मार दो बाजी, तो कक्षा में प्रबल और जिला में अव्वल। ध्यान रखिएगा, जिले की बात भी करें, नगर की बात करें, हम प्रांत की बात करें या हम अपने देश की बात करें, अपना झंडा परचम अपना लहरा दो। समय को मत, समय विशेष रूप से, क्योंकि समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और यही उनका धैर्य का मतलब ही यही है कि हमें समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। व्यक्ति को अपने कर्म में लगा रहना चाहिए और कर्म निश्चित है कि उसको क्या है, उस पदवी तक पहुंचाता है, उस उच्च अपने सफलता की चोटी तक ले जाता है। यही वहां पर हो रहा है। देखिए, उन्होंने कहा धैर्यस्य च समन्वयः रूपः, उनका इन तीनों चीजों से क्या है, समन्वित रूप था। और ये सारी चीजें उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी। किसके अंदर, बोले वीर कुंवर सिंह के पास। और क्या बोले, देशस्य स्वतंत्रतार्थम आंदोलनस्य, देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनस्य, मतलब आंदोलन का अनुपमः सेनानी आसीत, और बहुत ही अनुपम सेनानी था, सेना अध्यक्ष था, सेना का सेनापति था, बहुत ही अनुपम, मतलब जिसे हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही श्रेष्ठ, कुशल, अच्छा सेनापति था। ठीक, अच्छा सेना का नायक था। बिहार राज्य से भोजपुर मंडलस्य अंतर्गत,
बिहार राज्यस्य का मतलब ही है बिहार राज्य के। भोजपुर मंडलस्य का मतलब भोजपुर मंडल के। जगदीशपुर ग्रामे अश्य, जगदीशपुर ग्राम में, गांव में, ठीक, जगदीशपुर गांव में अस्य माने इनका, जन्म अभवत माने जन्म हुआ था। इनका जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। वो कहां पर पड़ता था? बिहार राज्य में पड़ता था और भोजपुर मंडल में पड़ता था। सब मंडल अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। और जनको अस्ति, जनक, जनक का मतलब होता है पिता, और उन्होंने कहा इनके पिता साहेब जादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुष, मतलब इनके जो पिता थे उनके पिता का नाम था साहेब जादा सिंह, अर्थात जो इनके पिता हैं साहेब जादा सिंह अतीव प्रभावशाली पुरुष, मतलब ये भी बहुत ही प्रभावशाली पुरुष थे, मतलब कि इनकी भी मान प्रतिष्ठा समाज में बहुत अच्छी थी। देवी भक्त कुंवर सिंह आकेट कुशला आसित, जो कुंवर सिंह जी थे वह देवी भक्त थे, देवी की आराधना करते थे, और देवी की आराधना में इतने लीन होकर के किसमें कुशल हो गए? वह आखेट कुशला, अर्थात शिकार करने में बहुत ही निपुण थे। वह ऐसे थे कि शिकार करने अगर चले जाएं तो एक पल भर में शिकार कर लेते थे। ठीक, तो समझ में आया होगा कि वीर सिंह कैसे थे हमारे, कैसे कैसे वीरों से हमारी भूमि पड़ी हुई है, लेकिन हम आप क्या है, अगर उनको पढ़ते नहीं है तो हम लोग जान नहीं पाते हैं कि कौन है। ठीक, तो याद रखना ये, और खास तौर से आपके सब्जेक्ट में क्यों इसको मिलाया गया है, क्योंकि ये बिहार राज्य से संबंधित हैं, इसीलिए आपके सब्जेक्ट में इनको मिलाया गया है। ठीक है ना। और ऐसा तो है नहीं है कि सब जगह के स्टेट वाले इसको मिलाते हो, सब जगह अलग अलग वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है, सबका योगदान हमारी भारत भूमि में है, सबका अलग अलग योगदान है, सब अपने अपने क्षेत्र के वीर के योद्धाओं के। लेकिन अगर जहां बात आ जाती है वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरे भारत की बात आ जाती है, पूरे विश्व की बात आ जाती है, तो सारे वीरों का एक साथ नाम लिया जाता है, जिसने हमारे भारत की स्वतंत्रता स्वाधीनता में, अपने स्वतंत्रता में भाग लिया, वो सारे वीर हमारे क्या हैं? सराहनीय हैं, और उनकी स्मृति चिन्हों में हम लोग नमन करते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखें, थोड़ा इनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक, ध्यान से बेटा देखिएगा, क्योंकि ये सारी जितनी भी व्याकरणात्मक टिप्पणी मैं यहां करता हूं, ये आपकी एक्सरसाइज में दी हुई है। मैं यहां क्यों करता हूं, इसका कारण यही है कि आपको ये पता चलता जाए कि अर्थ के साथ में इन शब्दों का क्या महत्व है। इस बात का ध्यान रख लेना, अगर आप यहां पर इसको सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज आप स्वयं कर लेंगे, उसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कर लेंगे, मुझे करवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर एक कहानी को ही आप 70-80% अगर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि परीक्षा में जिसको बिल्कुल नहीं आता वो 40 और 50% मार्क्स ले आएगा, लेकिन जो थोड़ी भी मेहनत करता है तो ये मान के चलिए कि 90+ नंबर वो लाएगा। और अगर अच्छी मेहनत करता है तो आपका जितना पेपर है उतने में आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है शब्दों को समझना, और पूरे पाठ में किसका वर्णन किया गया है, क्यों वर्णन किया गया है, आप उसके आधार पर पूरा पाठ क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सौर्यस्य। सौर्यस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। सौर्यस्य में क्या लगी है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा, षष्ठी विभक्ति का एक वचन, विभक्ति एक वचन। ध्यान रखिएगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन। पराक्रमस्य में भी, इसमें भी षष्ठी विभक्ति का एक वचन। जैसे बनेगा हमारा रामस्य वैसे ही बनेगा सौर्यस्य, जैसे बनेगा रामस्य वैसे ही बनेगा पराक्रमस्य। ध्यान रखना बेटा। फिर इसके बाद फिर दिया हुआ है धैर्यस्य। धैर्यस्य, जैसे सौर्यस्य वैसे धैर्यस्य, वैसे ही रामस्य, वैसे ही फलस्य, वैसे ही पराक्रमस्य। मतलब सब में जितने भी ये 3 शब्द दिए हुए हैं सब में षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। जो लिखा हुआ है षष्ठी विभक्ति का एक वचन लिखा है ना बेटा। ठीक, और षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या होता है? का, के, की। ध्यान रखते जाइए, इतना आपका इसमें कारक चिन्ह क्या है? का, के, की। आगे दिया हुआ है चा। चा का मतलब और, चा का मतलब और। समन्वय रूपा, समन्वय रूपा। तो यहां मैं रूपा पढ़ रहा हूं, लिखा है समन्वयो रूपा।
समन्वय रूपो लिखा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी मैं बता दे रहा हूं कि यहां पर ओ कैसे हो गया है। देख, ठीक, आपको बिल्कुल भी दिमाग में ये नहीं रखा, आपको मैं इसलिए इस बिल्कुल जो चीज यहां पर है मैं उसको पढ़ता हूं, फिर आपकी सारी यहां पर समस्याएं जो आपकी शंकाएं उठ रही हैं, आप तो कमेंट सेक्शन में लिख नहीं रहे हैं, मुझे मालूम है बहुत, क्योंकि आलस आ रहा है लिखने में। आप लिख सकते हैं क्योंकि क्या सर आपने समन्वय रूप क्यों पढ़ा, यहां पर तो रूपो है, आप मुझे बतला दीजिए सर कि यहां पर ओ कैसे हो गया है। अगर ऐसी जिज्ञासाएं छात्र की बढ़ती हैं तब पढ़ाने में भी मजा आता है और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, क्योंकि आपके प्रश्नों का जब जवाब मिलेगा तो आप उसको क्या है और अच्छे तरीके से करोगे। ध्यान रख लेना बेटा, इसमें लिखा है समन्वयो रूपः। अब ये ओ हो गया है तो पहला कारण तो है कि यहां विसर्ग संधि है। पहला कारण क्या हो गया है, विसर्ग संधि। अगर प्रश्न बनेगा कि यहां कौन सी संधि है तो आप बताएंगे विसर्ग संधि, और अगर वो पूछता है कि विसर्ग के अंतर्गत भी कोई संधि है क्या, तो आप कह सकते हैं उत्त संधि। ठीक, अब इतना बता दिया। बोले सर ये तो समझे में नहीं आया है, क्या आपने बतला दिया। चलिए कोई नहीं, यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये लिखा हुआ है रूपः। अब यहां समन्वय भी जोड़ दें क्या, देखिए ये लिखा हुआ है समन्वय, लिखा है समन्वय रूपः, और पीछे लगा हुआ है वीर, वीर कुंवर सिंह, लिखा है ना वीर कुंवर सिंह, ये लिखा हुआ है। तो आपको यहां पर जो विसर्ग है, ये विसर्ग के स्थान पर उत्त के अभाव में यहां पर उ हुआ है, ठीक है ना। विसर्ग संधि में उत्त संधि के आधार पर यहां उ हो जाता है और बनता है हमारा समन्वय रूप की जगह उ आ जाएगा। और क्यों आया है, क्योंकि अंतस्थ व्यंजन पीछे है। क्या है ये, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन होते हैं, या, वा, रा, ला, ठीक, या किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, या अंतस्थ व्यंजन, या हा, या हमारा छोटा आ स्वर हो तो विसर्ग के स्थान पर उत्त संधि का योग होता है, आ और उ मिलकर के यहां पर ओ कर लेंगे। देखिए समन्वय रूप, समन्वय रूप, पा में से आ और उ दोनों मिलकर के यहां ओ बना लेंगे और वीर लग जाएगा, तो ये वीर जो कहते हैं आपका रहेगा। यहां पर बेटा क्या बन गया है आपका, देखिए रूपो बन गया ना, समन्वयो रूपो वीर सिंघा, कुंवर वीर सिंघा हो गया ना। तो ये आपको ओ समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं ऐसे, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा ये उ विसर्ग के स्थान पर ओ कैसे होता है। मैं आपको ये प्रोसेस आपकी उसमें भी बताऊंगा संधियों में, तो वहां और अच्छे से बतलाऊंगा, लेकिन यहां पर केवल आप अर्थ समझें ज्यादातर। ठीक, फिर लिखा है वीर कुंवर सिंघा में प्रथमा विभक्ति का एक वचन, जैसे रामः रामौ रामः वैसे ही बनेगा सिंहः सिंघौ सिंघाः, और वीर कुंवर सिंघः वीर कुंवर सिंघौ वीर कुंवर सिंघाः। ध्यान रखेंगे ना। चलिए, तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन यहां हो गया, फिर यहां आ गया हमारा देशस्य। क्या आ गया है, यहां देशस्य आ गया। अब देशस्य के लिए मुझे बताना है क्या, यहां देख लीजिए आप क्या लिखा है, शौर्यस्य पराक्रमस्य और धैर्यस्य, वैसे ही बन जाएगा देशस्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमारा यहां रूप रहेगा। फिर लिखा है स्वतंत्रता अर्थम, स्वतंत्रतार्थम। अगर दोनों शब्दों को एक साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे स्वतंत्रतार्थम, और अलग अलग पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता अर्थम, ऐसे पढ़ लेंगे। तो दीर्घ संधि हो गई है। चलिए इतनी बड़ी बात नहीं है, देख लेते हैं बस शॉर्टकट में। लिखा हुआ है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्लस अर्थम, ये आपने लिख लिया। अब ये अलग अलग हो गया है, उच्चारण करना है तो अलग अलग भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक साथ करना है तो यहां पर दीर्घ संधि, ये बड़ा आ है और ये छोटा आ है, और दोनों आ मिल जाएंगे तो एक बड़ा आ का निर्माण कर लेंगे। ये दीर्घ संधि का नियम है, आपको संधियों में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक, तो आ मिल जाएगा तो यहां पर इस आ का लोप हो जाएगा, ये आ आपका बड़ा हो जाएगा यहां, और हमारे पास था और मां बचेगा तो इसमें जोड़ देंगे। शब्द हमारा बनेगा क्या, स्वतंत्रतार्थम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के लिए आंदोलनस्य, अब मैं फिर नहीं बताऊंगा, क्यों, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, कमेंट में लिखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में आधा सा और या आता है तो 99% मान लेना कि षष्ठी विभक्ति का एक वचन हमारा लगा हुआ है। ठीक है ना, षष्ठी विभक्ति का क्या लगा हुआ है, एक वचन लगा हुआ है। रामस्य धैर्यस्य पराक्रमस्य आंदोलनस्य देशस्य बिहार राज्यस्य और शौर्यस्य।
कहीं पर भी आधा सा और या लास्ट में लगा है तो 99% बहुत ऐसी संभावना होगी जहां पर कुछ अपवादिक शब्द मिल जाते हैं, क्योंकि अपवाद तो सब कुछ है, अपवाद तो हर जगह होता है, 100% सत्य कुछ नहीं है। 100% अगर कोई चीज है तो वो है केवल ईश्वर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर प्रकार से किसी न किसी में कोई ना कोई तो कमी जरूर है। कहते हैं ना, दाग तो चांद में भी होता है, सब कोई कहता है ना, बोले चांद सा सुंदर, लेकिन दाग तो चांद में भी दिखता है ना। तो कहीं ना कहीं 100% कोई नहीं है ईश्वर को छोड़ करके। देखें, आंदोलनस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, अनुपमा। अनुपमा नहीं, अनुपमा। अगर हम अनुपमा कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, अनुपमा। ये अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा, और इसको हम ऐसे करेंगे तो ये पुल्लिंग शब्द रहेगा, अनुपमा। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन रहेगा। ठीक, फिर लिखा है सेनानी आसीत, अर्थात वह बहुत ही अनुपम सेनानी था। आसीत में देखिए अस धातु से आसीत बना हुआ है लंग लकार में, ध्यान रख लेना, आसीत बना हुआ है और मतलब था। वह बहुत क्या था, अनुपम सेनानी था। बिहार राज्यस्य, फिर यहां पर बिहार राज्य के, तो षष्ठी विभक्ति का एक वचन लग गया है, बिहार राज्य की। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, भोजपुर मंडलस्य, फिर यहां षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा है, और जगदीशपुर ग्रामेयस्य। तो यहां पर बस आपके ध्यान रख लेना है कि पूर्व रूप संधि लग गई है। क्या लग गई है, पूर्व रूप। जगदीशपुर ग्रामे प्लस अस्य। कौन सी संधि लगेगी बेटा, यहां आपकी संधि लगेगी पूर्व रूप संधि, जिसका सूत्र होता है एंगः पदान्तः दति। पूर्व रूप संधि रहेगी और एंगः पदान्तः दति आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर क्या कहता है कि पहले पद में अगर ए या ओ होता है तो पीछे आने वाला हमारा ह्रस्वाकार अवग्रह के रूप में परिवर्तन कर लेता है और बन जाएगा हमारा क्या, जगदीशपुर ग्रामे, और आ जाएगा ऐसे आधा सा और या, जगदीशपुर ग्रामेश्य, इसको पढ़ेंगे जगदीशपुर ग्रामेश्य। ठीक, जगदीशपुर ग्रामे अस्य नहीं पढ़ेंगे, इतना ध्यान रख लेना। ठीक, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि चंपक पुष्पक न्यायन खंडाकारो ना विधीयते, इसके बारे में आपको संधि में जरूर बताऊंगा अच्छे से। ठीक, चलिए, इसमें लिखा हुआ है जन्मा भवत, क्या लिखा है, जन्मा अभवत, जन्म प्लस अभवत बराबर जन्मा भवत। यहां दीर्घ संधि हो गई है, क्या हो गई है, दीर्घ संधि, जन्म प्लस अभवत, जन्म प्लस अभवत लिखा हुआ है, तो यहां मां में से आ ले लिया, अभवत का आ ले लिया, दोनों को मिलाकर के बड़ा आ बना दिया, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, बड़ा आ की मात्रा यहां लग जाएगी और यहां से आ चला जाएगा, हमारे पास भवत रहेगा तो इसमें जोड़ देंगे भवत। ठीक, जन्मा भवत हो गया कि नहीं हो गया, जन्मा भवत। आगे देखेंगे जनको वश्य, जनकः, फिर आ गया देखो जनकः प्लस अश्य, जैसे मैंने यहां बताया था ना आपको कि यहां पर आपका ओ हो गया, क्या हो गया है, यहां ओ हो गया, तो यहां पर भी विसर्ग के स्थान पर फिर ओ हो जाएगा, तो क्या होगा, जनको, लेकिन पीछे आने वाला आ हमारा अवग्रह के रूप में आ जाएगा और यहां बन जाएगा जनकोष्य। बस इतना ध्यान रखना कि ये शब्द आता है तो यहाँ विसर्ग संधि होती है, लेकिन ये शब्द आता है तो यहाँ पूर्व रूप संधि होती है। दोनों में अंतर इतना रखना कि क्योंकि इनकी संधि विच्छेद जब होगी तो यहाँ पर ओ या ए होगा, ए या ओ पहले पद में होगा और बाद में छोटा आ होगा, और इसमें पहले पद में विसर्ग होगा और बाद में आ होगा, इतना अंतर होता है। चलिए, जब संधियों के आप सारे नियम जान जाएंगे तो ये भी बहुत अच्छे से जान जाएंगे।
इसके बाद दिया हुआ है साहेबजादा सिंघा, तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा है, अतीव, अतीव प्रभावशाली, अतएव बराबर अतीव। देखिए प्रभावशाली पुरुषः मतलब बहुत प्रभावशाली पुरुष है, तो प्रथमा का एक वचन। देवी भक्ता में प्रथमा का एक वचन, कुंवर सिंघा में भी प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है, और आखेट कुशला में भी प्रथमा का एक वचन और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लंग लकार का लगा है, तो यहाँ पर भी आपका हो जाएगा था, आखेट कुशल था। आप अर्थ देख लीजिए। देखिए शौर्यवान, शौर्यवान का मतलब वीरता, पराक्रमश का मतलब पराक्रम, तथा धैर्य का मतलब धैर्यवान का समन्वित रूप वीर सिंह, समन्वित इन तीनों चीजों से युक्त था वीर सिंह। वीर सिंह देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन के अद्वितीय सेनापति थे। बिहार राज्य के भोजपुर जिला के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में इनका जन्म हुआ। इनके पिता साहेबजादा सिंह अति प्रभावशाली पुरुष थे। देवी भक्त कुंवर सिंह शिकार करने में बहुत ही निपुण थे। क्या थे? बहुत ही निपुण थे। वो किसमें? शिकार करने। शिकार उनको बहुत अच्छा प्रिय भी था और बहुत अच्छे से शिकार करते भी थे। इसके बाद दूसरे नंबर का पैराग्राफ है, ध्यान से देखिएगा बेटा। दूसरे नंबर के पैराग्राफ में उन्होंने क्या दिया है कि तारुण्य एतस्य विवाह गया प्रमंडले, गया प्रमंडले स्थितस्य सूर्य तीर्थस्य देव नामकस्य भूस्वामिनः फतेह नारायण सिंहस्य कन्यया जाता। कुंवर सिंह सिंहासनम आरूढ़े सति जगदीशपुरे अनेके जन कल्याणस्य कार्यक्रमः संचालितः। अनेन उदार हृदयेन न्याय व्यवस्थायां सर्वेषां वर्गाणां प्रतिनिधित्वं नियोजितम् सर्वत्र शांति समृद्धि संस्थापिते, स्थापित किया। अब देखें यहाँ पर, और पहले आप भी इसको अच्छे से पढ़ लिया करें, ठीक है ना बेटा। और यहाँ पर देखें, इन्होंने कहा तारुण्य का मतलब होता है तरुण अवस्था। तारुण्य का मतलब क्या होता है? तरुण अवस्था, जिसे हम जवानी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये कब होता है? ये 17 से, हमारी 17 के बाद हमारी जो आयु होती है, ये तरुण अवस्था जवानी की आयु कहलाती है। हम क्या है ये, और 11 से जो 12 वर्ष के बाद जो उम्र चलती है, और ये हमारी 25 साल तक, ये तूफानी अवस्था कहलाती है। तो तरुण अवस्था का मतलब होता है जवान, अर्थात उनकी जवानी में एतस्य विवाह, अर्थात तरुण अवस्था में इनका विवाह गया प्रमंडले में स्थित, गयाप्र मंडल में स्थित सूर्य तीर्थ देव, सूर्य तीर्थ के नाम के जो भूस्वामी थे, वहां के सूर्य तीर्थ देव नाम के एक भूस्वामी थे, मालिक थे, भू के स्वामी थे, फतेहपुर नारायण सिंहस, जिनका नाम था फतेहपुर नारायण सिंह। इनकी कन्या के साथ इनका विवाह हो गया। कुंवर सिंह सिंहासनम आरूढ़, और कुंवर सिंह क्या हो गए? वहां के सिंहासन पर आरूढ़ हो गए। सती जगदीशपुरे, और जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण के लिए इन्होंने कार्यक्रम चलाए, मतलब लोगों का कल्याण करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया, संचालित कर दिए। अनेक उदार हृदयन, और अनेक प्रकार के अपने उदार हृदय से न्याय व्यवस्थायाम, न्याय की व्यवस्था को चलाया, और सर्वेषाम वर्गाणाम, सभी वर्गों के लिए, एक वर्ग के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए किया हो, या सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, सभी वर्गों के लिए उन्होंने क्या है, न्याय व्यवस्था समान रखी, और प्रतिनिधित्व नियोजितम, अपने प्रतिनिधित्व को का निर्वहन किया। सर्वत्र शांति समृद्धि संस्थापित, और सब जगह उन्होंने शांति समृद्धि को क्या किया? संस्थापित किया, स्थापित कर दिया। अब देखें यहाँ पर थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी पर हम चर्चा करेंगे, इसके बाद आगे चलते हैं। तारुण्य, तारुण्य में सप्तमी विभक्ति, तरुणी में देखिए तरुणी अवस्था है, तरुण अवस्था, तो तरुण भी कह सकते हो, तारुण्य लगा हुआ है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, ठीक। तरुण अवस्था, एतस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, क्या लगा है? सप्तमी विभक्ति, वो ये इसमें षष्ठी विभक्ति, इसमें सप्तमी का एक वचन। तरुण अवस्था में एतस्य माने इनका, विवाह, विवाह माने विवाह, अर्थात सप्तमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, विवाह में प्रथमा विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। गयाप्र मंडले में सप्तमी, ठीक है ना, सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है, जैसे रामे वैसे ही मंडले। फिर लिखा स्थितस्य, स्थितस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है,
क्या लगा है? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। सूर्य तीर्थस्य में षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगा। क्या लगा बेटा? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। मैंने इसके पहले वाले पैराग्राफ में आपको सारी चीजें बता दी है षष्ठी विभक्ति की, तो आपको बताने की अब मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बस इतना देखते जाओ, वहां समझ में आ जाएगा आपको कि ये षष्ठी विभक्ति है। पहली बात तो आपको इसके मूल शब्द को जान लेना चाहिए कि कौन सा है, अकारांत है, इकारांत है, उकारांत। रूपों को बनाना सीखना चाहिए, लेकिन नहीं भी आता है तो आप इसको आप दिमाग में बैठा लो। जिसमें एक ही मात्रा रहती है तो वहां लगभग आप मान के चलिए 90% सप्तमी का एक वचन होता है। ठीक, अब यहां देखें देव नामकस्य में फिर देखिए कौन सी विभक्ति है, जल्दी से बताइए कौन सी विभक्ति है, बतला जल्दी से। षष्ठी विभक्ति का एक वचन। भूस्वामिनः, स्वामी शब्द के रूप चलेंगे तो भूस्वामिनः, भू के स्वामी, ठीक है ना, तो प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। भूस्वामिनः नगरवासिनः, तो ये भूस्वामिनः, तो यहां आप प्रथमा का बहुवचन मानेंगे। क्या है? प्रथमा का बहुवचन। स्वामी शब्द है, इकारांत है, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहां पर आपका बनेगा क्या? फतेहपुर नारायण सिंहस्य में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। षष्ठी विभक्ति का एक वचन, षष्ठी विभक्ति का एक वचन यहां पर लगा हुआ है। कन्यया, कन्या के रूप चलेंगे कन्या, कन्या के रूप चलेंगे रमा के समान, लता के समान। चलाइए देखिए, लता लताम, लता लताम लतया, लतायै, लतायै, लता लताम लतया लतायै, रमा रमाम रमया रमायै, रमाम रमया रमायै। ठीक, यहां बनेगा आपका कन्या कन्याम, कन्यया कन्यया कन्यायै, बनेगा कि नहीं? ऐसी प्रकार से और चल जाएंगे, मैंने पूरे नहीं लिखे हैं। कन्यया आप समझ गए होंगे कौन सी विभक्ति है, बतलाइए जल्दी कौन सी विभक्ति है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, और कौन सी विभक्ति होगी बेटा? चतुर्थी। कौन सी विभक्ति लगी है? चतुर्थी विभक्ति की तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति में बनेगा कन्यया और चतुर्थी में बनेगा कन्यायै। तो यहां पर तो कन्यया है ना, तो उन्होंने कहा कन्या के साथ, किसके साथ विवाह हुआ? फतेहपुर नारायण सिंह की कन्या के साथ। बोले सर यहां पर जो तृतीया का चिन्ह होता है वो तो से या के द्वारा होता है, के द्वारा ये वाला चिन्ह होता है, अर्थ तो निकल रहा है कन्या के साथ। ऐसे कैसे होता है? क्योंकि साथ के अर्थ में ही तो यहां तृतीया विभक्ति लगी हुई है। कौन सी? सह साकम समम सार्धम तृतीया, सह साकम समम सार्धम, ये यहां अर्थ जो ये निकल रहा है, इसी अर्थ की वजह से तो यहां तृतीया विभक्ति लगी है, नहीं तो तृतीया लगती ही नहीं। ठीक, ध्यान रख लेना। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा अंदर है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो समझ जाएंगे, इतना भी दूर नहीं है, ध्यान रख लेना। जैसे पिता पुत्र के साथ जाता है, किसके साथ जाता है? पुत्र के साथ। पिता पुत्र के साथ जाता है तो पुत्रः पुत्रम, पुत्र के रूप कैसे चलेंगे? पुत्रः पुत्रम पुत्रेण, तृतीया में पुत्रेण आ गया तो पिता पुत्रेण सह गच्छति, ध्यान रख लेना, ऐसे चलेगा। और तो पुत्रेण लग गया तृतीय के साथ, साथ के अर्थ में तृतीय विभक्ति। अब आगे देखें, कुंवर सिंह में सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह, ठीक, सिंहासनम आरूढ़े, सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सिंहासन पर, कुंवर सिंह सिंहासन पर आरूढ़, सप्तमी का एक वचन है। तो मैं नहीं, यहां मैं भी चिन्ह है, लेकिन सिंहासन में आरूढ़ ऐसा कह सकते हैं, लेकिन सिंहासन पर आरूढ़ कहेंगे तो अच्छा अर्थ लगेगा, सिंहासन पर आरूढ़, ठीक है ना। तो सप्तमी विभक्ति का एक वचन यहां पर भी आपका हो जाएगा। सप्तमी विभक्ति का एक वचन। सती जगदीशपुरे, सप्तमी विभक्ति का जगदीशपुर में, तो सप्तमी का एक वचन। अनेके, सप्तमी का एक वचन। अनेक, जन कल्याणस्य, जन कल्याणस्य, ये आप बतलाएंगे कौन सी विभक्ति होगी? षष्ठी विभक्ति का एक वचन। कार्यक्रमाः, कार्यक्रमाः, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप बतला देंगे। एक वचन, द्विवचन,
बहुवचन। कौन सी विभक्ति, बतला दो जल्दी से, ये कौन सा है, बता दो किससे मैच कर रहा है। प्रथमा विभक्ति एक वचन में मैच कर रहा है, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में मैच कर रहा है, कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन में मैच कर रहा है, आप खुद बता दोगे। ध्यान रख लेना, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है। कार्यक्रमाः संचालिताः, सेम सेम कंडीशन, ये भी बहुवचनांत पद है। अनेन तृतीया विभक्ति का एक वचन, जैसे रामेण, रामेण जैसे बनता है फलेन, वैसे ही बनेगा अनेन। ध्यान रख लेना बेटा। फिर लिखा हुआ है उदार हृदयेन, क्या लिखा है, उदार हृदयेन, उदार हृदयेन, अनेन फलेन रामेण उदार हृदयेन। तो क्या हो गया, तृतीय विभक्ति एक वचन। न्याय व्यवस्थायाम, न्याय व्यवस्थायाम, ये भी नहीं बताऊंगा, आप खुद बता देंगे। रमा, रमाम, रमया, रमायै, रमायाः, रमायाः, रमायाम। बताइए जल्दी क्या लगा हुआ है, यहां से मिला लो। न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, न्याय व्यवस्थाम, न्याय व्यवस्थाया, न्याय व्यवस्थायै, न्याय व्यवस्थायाः, न्याय व्यवस्थायाः, न्याय व्यवस्थायाम, रमायाम, न्याय व्यवस्थायाम, रमायाम, न्याय व्यवस्थायाम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगा है कि नहीं, खुद आपसे ही, मैं आपसे ही करवाऊंगा मैंने, क्योंकि अभी तक 10 लेसन तक आपको पढ़ा दिया, 11 लेसन तक। ध्यान रख लेना। अब मेरी पूछने की बारी है, मैं पूछूंगा, परीक्षा आ रही है इसलिए पुछाई भी आपकी साथ में होगी और आपको करना भी पड़ेगा सॉल्व, इस बात का ध्यान रखना। ठीक, बहुत सारी चीजें मैंने हर जगह आपको बताई भी। मैंने आपसे बोला था कि आपको अकारांत, इकारांत, उकारांत, आपको इतने शब्द ये सीखना है। रमा के रूप सीख लेना है, बालक के रूप सीख लेना है, राम के रूप सीख लेना है, पितृ के रूप सीख लेना है। ठीक, अगर आप 5-10 शब्द रूप सीख लेंगे तो आपको ये मान के चलिए कि आप 80% से 80% के लगभग अर्थ निकाल पाएंगे। और पूरे अगर सीख लेते हैं 10-15 शब्द रूप तो फिर क्या कहना, फिर तो वाह वाह है। ठीक, सर्वेशाम, ये हमारा षष्ठी का बहुवचन लगा हुआ है, षष्ठी का बहुवचन। देखिए षष्ठी का बहुवचन सर्वेशाम सर्वेषु बनता है। देखिए कहां पर बनेगा, सर्वे सर्वान सर्वैहि सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वेशाम सर्वेषु, षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनेगा। सर्व हमारा रूप है सर्वनाम का, सर्वनाम रूप है जिसका अर्थ होता है सभी। वर्गाणाम, सभी वर्गों को, तो ये भी हमारा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, षष्ठी विभक्ति का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। फिर लिखा है प्रतिनिधित्वम, प्रतिनिधित्व अर्थात एक निर्णायक, नियोजितम, नियोजितम आयोजित किया, सर्वत्र सभी जगह, शांति प्रथमा का एक वचन, शांति, समृद्धिश्च, तो यहां पर भी समृद्धि हो जाएगा, समृद्धि प्लस च, विसर्ग के स्थान पर हो जाएगा श, तो ये सा हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, ये वाला सा एक साथ मिल जाएगा, तो ऐसे बन जाएगा समृद्धिश्च। ऐसे आप लिख दें या ऐसे लिख सकते हैं समृद्धिश्च। ध्यान रखें, तो यहां पर भी विसर्ग संधि है और देखें तो प्रथमा का एक वचन भी है। संस्थापिते, संस्थापिते सप्तमी का एक वचन। ठीक है बेटा, तो आगे चलिए आगे देखें इसका अर्थ। मैंने आपको सारा अर्थ बता दिया, अब आप देख लीजिए सीक्वेंस के साथ एक बार में। ठीक है, उन्होंने कहा कि जवानी में इनका विवाह जिला अंतर्गत सूर्य तीर्थ देव नाम के एक जमींदार थे, फतेहपुर नारायण सिंह की पुत्री से इनका विवाह हो गया। अर्थात सूर्य तीर्थ देव नाम के एक जमींदार थे और फतेहपुर नारायण सिंह की पुत्री से इनका विवाह हुआ। कुंवर सिंह ने सिंहासन पर बैठते हुए जगदीशपुर में, कहां पर, जगदीशपुर में अनेक जन कल्याण के कार्यक्रम आरंभ किए।
जगदीशपुर में जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठे तो इन्होंने जन कल्याण के क्या है कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए। अनेक इनके द्वारा उदारता पूर्वक न्याय व्यवस्था, सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, अर्थात सभी वर्गों के लिए इन्होंने न्याय व्यवस्था की और इन्होंने सर्वत्र शांति तथा समृद्धि की स्थापना भी की। वीर कुंवर सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका निभाई 1857 में और अपने ही नगर क्षेत्र में इन्होंने शांति तथा समृद्धि की भी स्थापना की। मतलब इनका हमारे भारत देश के लिए बहुत अमूल्य योगदान है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता है और इसको क्या है भूला नहीं जा सकता। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और आगे की क्लास जानने के लिए आप हमारे साथ अगले वीडियो तक के लिए आपको रहना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी माध्यम से हो, चाहे आपका सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, चाहे आप सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो। क्यों बात कर रहे हैं, देखो लिखा हुआ है, चाहे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम से हो, चाहे सीबीएसई हिंदी मीडियम से हो, यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, एमपी बोर्ड से भी हो, कहीं से भी आप हो, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, न चिंता करने की बात है, क्योंकि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म जो आप लोगों को निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहा है। जी हाँ, आप जो सुन रहे हैं ना, निःशुल्क, निःशुल्क का मतलब ही आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है, फिर भी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उच्च गुणवत्ता के साथ आपको शिक्षा दी जाती है और वो भी योग्य शिक्षकों के द्वारा। इस बात का ध्यान रखिएगा, बस आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिएगा। और मैं हम आपको बता दूं कि इस समय आपकी परीक्षा नजदीक आ रही है और परीक्षा नजदीक आने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर आप लोगों को नोट्स मिलेंगे A1 क्वालिटी के, तो यहां पर आपको विलंब नहीं करना है। किसी भी सब्जेक्ट के आप नोट्स चाहते हैं तो वो चाहे आपके हिंदी मीडियम के हो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो, ध्यान रख लेना। आप अभी जो पढ़ रहे हैं वो आप हिंदी मीडियम प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, मैग्नेट ब्रिज हिंदी मीडियम, ठीक है ना, लेकिन आपको नोट्स यहां पर सारे मिलेंगे चाहे वो किसी भी मीडियम के हो, ध्यान रख लेना। जल्दी से, देर नहीं करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर आपको जाना है, ई बुक्स और ई नोट्स के माध्यम से यहां से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रख लेना बेटा, क्योंकि ये नोट्स आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, सिद्ध, मेरी बात मानिएगा, ठीक। तो बस मैं आपसे इतना कहूंगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। अगले वीडियो तक हमारे साथ बने रहिएगा। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।